हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्टडी विद एनके सिंह यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः मैं आप सभी लोगों को स्वागत अभिनंदन करता हूं। मध्यकालीन भारत का इतिहास श्रृंखला के अंतर्गत हम चर्चा कर रहे हैं खिलजी वंश पर। इसके पूर्व के लेक्चर में हमने खिलजी वंश की स्थापना एवं मंगोल आक्रमण तक का सफर तय किया था। आज हम इसी श्रृंखला को आगे बढ़ा रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। खिलजी वंश। खिलजी वंश 1290 से 1320। फ्रेंड्स, इसके पूर्व के लेक्चर में हमने देखा था कि कैसे अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा जलालुद्दीन की हत्या करके दिल्ली की गद्दी हथियाई और उसके बाद में अपने आप को सुल्तान घोषित किया। तो हम पहले देखेंगे अलाउद्दीन खिलजी के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। अलाउद्दीन खिलजी, इसका जो शासनकाल रहेगा वो 1296 से 1316 तक। इसका मूल नाम जो है, मूल नाम वो अली गुरशास्प है। अली गुरशास्प। इसका जो जन्म है वो 1266-67 सिरसा में हुआ था। पिता का नाम शिहाबुद्दीन खिलजी, जो कि जलालुद्दीन खिलजी के बड़े भाई थे। जीवन संगिनी एक मल्लिकाए जहां, मल्लिका ए जहां, ये जलालुद्दीन की पुत्री है। की पुत्री। दूसरा नाम मिलता है महारू। ये अल्प खां की बहन है। और तीसरा नाम मिलता है कमला देवी। गुजरात के बघेला शासक कर्ण सिंह की पूर्व पत्नी। कहने का तात्पर्य यह है, देखिए, उन दिनों राजशाही में राजा महाराजाओं के हरम में हजारों हजार रानियां हुआ करती थी। तो उनकी कोई एक निश्चित संख्या नहीं होती थी, सैकड़ों की संख्या में हरम में स्त्रियां होती थी। ऐसे ही अलाउद्दीन खिलजी के शाही हरम में भी हजारों हजार रानियां थीं। लेकिन मुख्य ये तीन नाम मिलते हैं। इनमें से आपको विशेष ध्यान देना है, अलाउद्दीन के चार खान जो सबसे ज्यादा ताकतवर थे, जिनके दम पर अलाउद्दीन ने संपूर्ण उत्तर भारत की विजय की थी, उन्हीं में से एक व्यक्ति था जिसका नाम था अल्प खां, और उसकी बहन थी महारू। उससे भी इस अली गुरशास्प की शादी हुई थी। और एक नाम है कमला देवी। कमला देवी गुजरात के बघेला शासक कर्ण सिंह की पूर्व पत्नी थी। आप जानते हैं कि जब 1299 में गुजरात पर अभियान किया जाएगा तो अलाउद्दीन की तरफ से सैन्य कमांडर होंगे नुसरत खां और उलुग खां। और इस अभियान के तहत, इस आक्रमण के तहत, गुजरात का शासक कर्ण सिंह अपनी पुत्री देवल देवी को लेकर के देवगिरी के शासक रामचंद्र देव के यहां शरण ले लेगा, और इसी बीच उसकी पत्नी कमला देवी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, कैद कर लिया जाएगा और अलाउद्दीन के शाही हरम में भेज दिया जाएगा, जहां उसे इस्लाम कबूल करवा के
अलाउद्दीन के साथ उसका जो है विवाह हो जाएगा और इसी कमला देवी और अलाउद्दीन से एक पुत्र उत्पन्न होगा जिसे इतिहास में खिज्र खां के नाम से जाना जाता है। कहने का सेंस ये है कि कमला देवी और अलाउद्दीन से एक पुत्र है जिसका नाम है खिज्र खां, और यही खिज्र खां जब चित्तौड़ विजय हो अलाउद्दीन करेगा तो उस चित्तौड़ का इसे गवर्नर नियुक्त कर दिया जाएगा और चित्तौड़ का नाम बदलकर खिजराबाद कर दिया जाएगा। ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन थी। इसके अलावा अगला बिंदु हमारा है राज्याभिषेक। राज्याभिषेक देखिए 22 अक्टूबर 1296 को बलबन के लाल महल में 22 अक्टूबर 1296 को बलबन के लाल महल में इसका राज्याभिषेक हुआ था। और आप जानते ही हैं कि अपने चाचा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या करके ये दिल्ली का सुल्तान बना था। इसने अपने चाचा की हत्या अपने दो सैनिकों मोहम्मद सलीम और इख्तियारुद्दीन हूद से करवाई थी। ठीक है, इस पर हम चर्चा पहले भी कर चुके हैं। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, जब अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली के लाल महल में अपना राज्याभिषेक कराया तो इसने यामिन उल खिलाफत यामिन उल खिलाफत नासिरी अल नासिरी अमीर अमीर उल मोमिनीन की उपाधि धारण की। उपाधि धारण करके गद्दी पर बैठा। गद्दी पर बैठा अर्थात जब इसने 22 अक्टूबर को अपना राज्याभिषेक कराया बलबन के लाल महल में तो इसने यामिन उल खिलाफत नासिरी अमीर उल मोमिनीन की उपाधि धारण की और इस उपाधि के साथ वो गद्दी पर आरूढ़ हुआ। अब स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। थोड़ी जगह खाली करते हैं। अब हम देखेंगे इसकी उपाधियां। देखिए, इसकी जो पहली उपाधि है वो मिलती है खलीफा का नायाब। खलीफा का नायाब, इससे तात्पर्य यह है कि ये खलीफा की सत्ता को तो स्वीकार करता है लेकिन इसने खलीफा से सनद प्राप्त करना जरूरी नहीं समझा। अर्थात खलीफा से इसने प्रमाण पत्र प्राप्त करना जरूरी नहीं समझा और ना ही अपने शासनकाल में इसने उलेमा वर्ग को हस्तक्षेप करने का अधिकार दिया। इसने कहा था कि मैं बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं हूं लेकिन मैं वही करूंगा जो राज्य के हित में है और जनता के हित में। मैं वह नहीं करूंगा जो धर्म के हित में है। अर्थात पहली बार दिल्ली की गद्दी पर एक ऐसा सुल्तान आरूढ़ हुआ था जिसने धर्म को राजनीति से अलग रखा। इसके बाद में इसकी दूसरी जो उपाधि मिलती है सिकंदर शानी। सिकंदर ए शानी अर्थात द्वितीय सिकंदर। द्वितीय सिकंदर
सिकंदर शाही अर्थात सिकंदर के समान। देखिए, जैसे कि आप जानते हैं कि जब जलालुद्दीन के शासनकाल में, जलालुद्दीन के समय में तो इसे केवल एक छोटा सा तुच्छ पद मिला था जिसे अमीर तुजुक कहते हैं, और अमीर तुजुक का तात्पर्य होता है समारोहों का रक्षक। लेकिन अलाउद्दीन के समय में ही इसने भिलसा और देवगिरी पर सफल अभियान किया, जिससे इसे अकूत धन संपदा प्राप्त हुई। और उस धन संपदा प्राप्त करने के बाद इसने एक षड्यंत्र रचा जिसमें अपने चाचा की इख्तियारुद्दीन हुद के द्वारा हत्या करवाई और स्वयं को सुल्तान घोषित किया। इसके बाद में ये इतना ज्यादा गर्मजोशी में था, इतना ज्यादा ये विश्वास से परिपूर्ण था कि इसने संपूर्ण भारत को जीतने का मानस बना लिया। अर्थात इसने संपूर्ण भारत के साथ साथ विश्व को विजित करने का मानस बना लिया, विश्व को विजित करने का इसने दृढ़ निश्चय कर लिया। और जब ये बात इसके मित्र और दिल्ली के कोतवाल अलाउल मुल्क को पता चली, तो उसने इसे समझाया कि ये जो विश्व को जीतने का इसने जो मानस बनाया इसे त्याग दे। उसने बताया कि सिकंदर भी विश्व को जीतना चाहता था। सिकंदर आया तो तूफान की तरीके से था, लेकिन आंधी की तरीके से लौट गया। वो विश्व की तो बात छोड़ो, संपूर्ण भारत को भी विजित नहीं कर पाया था। तो इस अलाउल मुल्क ने इसे समझाया कि पहले संपूर्ण भारत को तो विजित कर लो, विश्व को बाद में जीतना। और साथ में यह भी कहा कि सिकंदर के बाद अगर किसी व्यक्ति ने संपूर्ण भारत एवं विश्व को जीतने का मानस बनाया है तो वो तुम हो, इसलिए तुम्हें सिकंदर शाही अर्थात द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण करनी चाहिए। तो किसके कहने से? एक नाम है दिल्ली का कोतवाल, दिल्ली का कोतवाल है, कोतवाल, और ये इसका मित्र भी है। दिल्ली का कोतवाल और मित्र कौन है? अलाउद्दीन का मित्र भी है। यह है अलाउल मुल्क, अलाउल मुल्क। इसके समझाने से, इसके समझाने से इसने विश्व विजय का मानस त्याग दिया, विश्व विजय का मानस त्याग दिया। इसके बाद देखते हैं, इसकी एक उपाधि मिलती है विश्व का सुल्तान, विश्व का सुल्तान। क्योंकि इसने उत्तर से लेकर दक्षिण और पूर्व से लेकर के पश्चिम तक भारत के लगभग सभी भूभागों पर अधिकार प्राप्त कर लिया था। और इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था संपूर्ण भारत को जीतकर एक नवीन धर्म की स्थापना करना चाहता था। ये अलाउद्दीन खिलजी संपूर्ण भारत को विजित कर एक नवीन धर्म की स्थापना करना चाहता था, ऐसा इसका मानस था। और ये इसी कारण इस अलाउल मुल्क के समझाने से इसने विश्व का सुल्तान उपाधि धारण की। इसकी अगली जो उपाधि मिलती है उसका नाम है जनता का चरवाह, जनता का चरवाह। और इसकी अगली उपाधि है भारत का समुद्रगुप्त। देखिए, कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है जो मैं बोर्ड के साइड में लिखूंगा। तो अब देखिए, एक इसकी उपाधि मिलती है भारत का समुद्रगुप्त। आप जानते हैं गुप्ता डायनेस्टी में एक महान शासक हुआ और उस महान शासक का नाम था समुद्रगुप्त, जिसे भारत का नेपोलियन के नाम से भी जाना जाता है। जब समुद्रगुप्त ने अपने शासनकाल में दक्षिण भारत की कन्याकुमारी तक राज्यों को अधिग्रहित कर लिया, उन पर विजय प्राप्त कर ली, लेकिन उसके सामने चैलेंज ये था कि मगध में बैठकर दक्षिण भारत के सुदूर स्थित राज्यों पर नियंत्रण कैसे किया जाए, उनका संचालन कैसे किया जाए, उनका प्रशासन कैसे किया जाए। ये एक चैलेंज था समुद्रगुप्त के सामने, ये एक चुनौती थी समुद्रगुप्त के सामने। तो ऐसे में समुद्रगुप्त ने एक नीति अपनाई जिसे इतिहास में ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति कहा जाता है। तो दूसरा बिंदु हमारा, एक बिंदु ये है, दूसरा बिंदु है समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त की भांति
दक्षिण के राज्यों के लिए ग्रहण मोक्षानुग्रह ग्रहण मोक्षानुग्रह नीति अपनाई। कहने का तात्पर्य है ग्रहण, मोक्ष और अनुग्रह, यानी समुद्रगुप्त ने अपने शासनकाल के दौरान दक्षिण भारत के राज्यों को विजित किया, उनको अधिग्रहित किया, उन्हें अपना अधीनस्थ बनाया और उन पर अनुग्रह दिखा करके, उन पर कृपा दिखा करके उन्हें मोक्ष दे दिया। मोक्ष देने से संबंध यहां पर यह है कि उसने दक्षिण भारत के राज्यों को पहले जीता, उन्हें अपने अधीन किया और बाद में उन पर कृपा दिखाते हुए उन्हें स्वतंत्र घोषित कर दिया, ये कह के कि आप मेरे अधीनस्थ शासन करेंगे, यानी शासन आप स्वयं करेंगे। शासन किस प्रकार करेंगे ये निर्णय लेने का अधिकार आपका होगा, लेकिन आप मेरे अधीनस्थ शासक रहेंगे और हमें कर चुकाते रहेंगे। अर्थात कहने का मतलब यह है कि उनके राज्यों को अधिग्रहित कर लिया और फिर उन पर कृपा दिखाकर उन्हें मोक्ष दे दिया। तो यह नीति अपनाई थी दक्षिण भारत के राज्यों के लिए समुद्रगुप्त ने, और ठीक उसी की तरह समुद्रगुप्त की भांति अलाउद्दीन खिलजी ने भी दक्षिण भारत के विविध क्षेत्रों को के लिए एक नीति अपनाई जिसे ग्रहण मोक्षानुग्रह नीति कहते हैं, और इसे ही आहस्तक्षेप की नीति कहते हैं। आहस्तक्षेप की नीति अर्थात उनके प्रशासन करने में किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा, केवल वो अधीनस्थ शासक के रूप में संचालन करते रहेंगे और कर देते रहेंगे। इसलिए उसको अलाउद्दीन खिलजी को भारत का समुद्रगुप्त भी कहा जाता है। अब यहां पर एक एडिशनल चर्चा और करना चाहता हूं मैं। आप जानते हैं कि समुद्रगुप्त के जो सिक्के पाए गए हैं उस पे समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि समुद्रगुप्त कौन सा वाद्य यंत्र बजाता था, कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाता था, तो आपका आंसर होगा वीणा। तो समुद्रगुप्त वीणा बजाता था। क्या चीज? वीणा बजाता था। ये पहला नॉन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, अर्थात पहला ज्ञात वाद्य यंत्र है। जबकि ऑन द अदर हैंड अगर हम देखेंगे अलाउद्दीन के शासनकाल में इसके समकक्ष इसके दरबार में अमीर खुसरो है, और अमीर खुसरो सितार बजाता है। तो एक ये अतिरिक्त जानकारी थी। हमारी अगली उपाधि है, इसे युग विजेता कहा जाता है। युग विजेता। अलाउद्दीन ने अपने शासनकाल अर्थात 1296 से 1316 के 20 साल के शासनकाल में, इतने कम समय के शासनकाल में इसने उत्तर से लेकर दक्षिण और पूर्व से लेकर पश्चिम तक इतनी ज्यादा जीतें हासिल की थी कि इसे अपने यानी इसके सल्तनत काल में अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल को एक साम्राज्यवादी युग की संज्ञा दी गई है, और इसीलिए इसे युग विजेता भी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, ये थी अलाउद्दीन के द्वारा धारण की गई कुछ उपाधियां जिन पर हमने विस्तार से चर्चा की। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अब हम देखेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण कथन क्या है। देखिए, एक ताम्रपत्र अभिलेख मिला है जोधपुर से, संस्कृत ताम्रपत्र अभिलेख, जोधपुर के संस्कृत ताम्रपत्राभिलेख में वर्णित है। क्या वर्णित है भाई? कि अलाउद्दीन के देवतुल्य शौर्य से धरती कंपायमान हो उठी। धरती
कंपायमान होठी। अर्थात ये ताम्रपत्र अभिलेख ये इंगित करता है, ये सूचित करता है कि अलाउद्दीन एक महान विजेता था और इसका शौर्य इतना था कि मतलब उन्होंने इसके शौर्य को दैवतुल्य बताया है और इसके शौर्य से संपूर्ण धरती जो है कंपायमान होती, ऐसा वर्णन मिलता है जोधपुर के संस्कृत ताम्रपत्राभिलेख से। दूसरी बात, एक और स्टेटमेंट देखते हैं। देखिए, एक जैन मुनि है कनक सूर्य सागर, जैन मुनि कनक सूर्य सागर, सूर्य सागर, कनक सूर्य सागर। जैन मुनि कनक सूर्य सागर ने कहा है कि अलाउद्दीन के द्वारा जीते हुए दुर्गों की संख्या की गणना भला कौन कर सकता है, क्योंकि उसने इतनी ज्यादा मात्रा में दुर्ग जीते हैं। अर्थात वो कहना ये चाह रहे हैं कि अलाउद्दीन ने 1296 से 1316 के 20 साल के शासनकाल में इतनी ज्यादा मात्रा में किले जीते हैं कि उनकी गणना करना संभव नहीं है, उन्हें गिन पाना संभव नहीं है। ऐसा स्टेटमेंट मिलता है जैन मुनि कनक सूर्य सागर का। एक तीसरा स्टेटमेंट है खुसरो का। देखिए, खुसरो ने क्या कहा है कि अलाउद्दीन एक भाग्यशाली सैनिक था। अलाउद्दीन एक भाग्यशाली सैनिक था, एक भाग्यशाली सेनापति था, एक भाग्यशाली राजा हुआ, एक भाग्यशाली सुल्तान बना, क्योंकि उसके पास नुसरत खां, जफर खां, उलुग खां, अल्प खां और मलिक काफूर जैसे योग्य सेनापति थे, योग्य सेनापति थे। तो ये स्टेटमेंट है खुसरो साहब का। उन्होंने कहा कि अलाउद्दीन एक भाग्यशाली सैनिक था, अलाउद्दीन एक भाग्यशाली सेनापति था, अलाउद्दीन एक भाग्यशाली राजा हुआ, अलाउद्दीन एक भाग्यशाली सुल्तान बना, क्योंकि उसके पास नुसरत खां, जफर खां, उलुग खां, अल्प खां और मलिक काफूर जैसे योग्य सेनापति थे। अब हम देखेंगे मध्यकालीन इतिहास के कुछ प्रसिद्ध इतिहासकारों के कथन। मध्यकालीन इतिहासकारों में एक बहुत ही चर्चित नाम है मोहम्मद हबीब का। हमारा चौथा है मोहम्मद हबीब। इन्होंने कहा कि अलाउद्दीन के शासनकाल से, अलाउद्दीन के शासन काल से भारत में राजनीतिक अलाउद्दीन के शासनकाल में भारत में राजनीतिक इतिहास की शुरुआत होती है कि शुरुआत होती है। ये स्टेटमेंट है मोहम्मद हबीब साहब का। ये इनका कहना क्या है, ये कहना क्या चाहते हैं? ये कह रहे हैं कि अलाउद्दीन के शासनकाल से ही भारत में राजनीतिक इतिहास की शुरुआत होती है।
तो इससे पहले क्या गुलाम डायनेस्टी, जो स्लेव डायनेस्टी थी, गुलाम वंश था, उसमें राजनीतिक इतिहास किस नहीं था? नहीं, इनका कहने का मकसद ये है कि इससे पहले की जो डायनेस्टी थी, जो स्लेव डायनेस्टी, जो गुलाम वंश था, उस वंश के शासकों ने दिल्ली के भूक्षेत्र में कोई विस्तार नहीं किया था। केवल दिल्ली के मोहम्मद गौरी द्वारा अर्जित दिल्ली के भूक्षेत्र को ही संरक्षित करने में उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत कर दिया था। पहली बार दिल्ली की गद्दी पर कोई ऐसा शासक, कोई ऐसा सुल्तान, कोई ऐसा व्यक्ति बैठा था जिसने दिल्ली के भूक्षेत्र को विस्तारित किया था, जिसने दिल्ली के भूक्षेत्र को विस्तारित किया था, बढ़ाया था। इसलिए मोहम्मद हबीब साहब ये कहते हैं कि पहली बार भारत में राजनीतिक इतिहास की शुरुआत अलाउद्दीन के शासनकाल से ही होती है। एक दूसरे इतिहासकार हैं जिनका नाम है आर.एस. शर्मा। आर.एस. शर्मा, पूरा नाम है राम शरण शर्मा। ये अलाउद्दीन को प्रथम मुस्लिम सम्राट की संज्ञा देते हैं। अलाउद्दीन को प्रथम मुस्लिम सम्राट कहते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, एक इतिहासकार हुए हैं जिनका नाम है डॉक्टर आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव। डॉक्टर आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव। इन्होंने अलाउद्दीन की तुलना जर्मनी के बिस्मार्क से की है। आप जानते हैं कि जर्मनी का बिस्मार्क वो शख्सियत थी, वो व्यक्ति था जिसने जर्मनी का एकीकरण किया था और उसे एक राष्ट्र के रूप में परिवर्तित किया था। इसलिए ये आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव जी जो हैं, ये अलाउद्दीन को बिस्मार्क के समतुल्य मानते हैं। तो इन्होंने अलाउद्दीन को बिस्मार्क की संज्ञा दी, यानी बिस्मार्क कहा है। क्या कहा है? बिस्मार्क की संज्ञा दी है। बिस्मार्क ने जिस प्रकार से जर्मनी का एकीकरण किया और उसे एक राष्ट्र के रूप में परिवर्तित किया, यह अलग की बात है कि बाद में बिस्मार्क की गलत नीतियों के कारण विश्व युद्ध हुआ और जर्मनी का विनाश भी हुआ। ये अलग की बात है। इसलिए कई इतिहासकार, कई हिस्टोरियंस जो हैं, आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव जी के इस कथन से सहमत प्रतीत नहीं होते हैं, क्योंकि बिस्मार्क के साथ अगर सबल पक्ष है कि जर्मनी का एकीकरण किया है, एक राष्ट्र के रूप में परिवर्तित किया है, तो उसका एक दुर्बल पक्ष ये भी माना जाता है, उसके नाम पर एक कलंक ये भी माना जाता है कि उसकी गलत नीतियों के कारण ही विश्व युद्ध हुआ और जर्मनी का विनाश भी हुआ। तो ये संज्ञा कुछ तर्कसंगत नहीं लगती है। एक और मशहूर इतिहासकार हैं स्मिथ। देखिए, स्मिथ महोदय ने क्या कहा है? इन्होंने अलाउद्दीन के शासनकाल को अलाउद्दीन के शासनकाल को लज्जापूर्ण बताया है। यानी स्मिथ अलाउद्दीन के शासनकाल को लज्जापूर्ण बताता है। तो फ्रेंड्स, ये कुछ स्टेटमेंट्स थे, कुछ उपाधियां थीं जो अलाउद्दीन से संबंधित थीं। अब हम देखेंगे कि अलाउद्दीन के वो महान सेनापति कौन थे, वो जो 4 खान के नाम से मशहूर हैं। तो हमारी अगली हेडिंग होगी अलाउद्दीन के सेनापति। देखिए, एक नाम मिलता है जिसका पूरा नाम है नुसरत जलेसरी, और इसका निक नेम है, प्यार से इसे नुसरत खां कहा जाता है। नुसरत
खां। ये ऊपर जो लिखा है इसका ये मूल नाम है और इसे निकनेम इसका है नुसरत खां। एक दूसरा नाम मिलता है मलिक यूसुफ और इसे निकनेम है जफर खां। जफर खां। एक नाम और मिलता है जिसका नाम है संजर और इसे अल्प खां के नाम से जाना जाता है। एक और इसका सैन्य कमांडर है जिसका नाम है अलमाश बेग। अलमाश बेग और इसे उलुग खां के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा एक और है जिसे हम कहते हैं हजार दिनारी यानी मलिक काफूर। मलिक काफूर इसे हजार दिनारी के नाम से जाना जाता है। हजार दिनारी क्यों कहते हैं हम आगे चर्चा करेंगे जब गुजरात अभियान पर बात करेंगे, क्योंकि इसी नुसरत खां ने जब गुजरात अभियान किया था तो खंबात की खाड़ी से एक व्यापारी से इसने 1000 दिनार में इसे खरीदा था। इसी कारण इसे हजार दिनारी के नाम से जाना जाता है। देखिए, आपको यहां पर यह जानना बहुत ही आवश्यक होगा कि यह मलिक काफूर एक किन्नर है, एक नपुंसक है, लेकिन ये इतना योग्य सेनापति साबित हुआ कि इसने संपूर्ण दक्षिण भारत के को विजित करके अलाउद्दीन के चरणों में डाल दिया। यानी संपूर्ण भारत विजय का अगर किसी को श्रेय जाता है तो वो मलिक काफूर को जाता है। दक्षिण भारत के सभी राज्यों, चाहे वो देवगिरी के रामचंद्र देव हो, चाहे वो होयसल के होयसल राजा हो, चाहे वो वारंगल के राजा हो, चाहे वो पांड्य राजा हो, या कोई भी इन तमाम सभी राजाओं को विजित किया है तो वो मलिक काफूर ने किया है। इसलिए कहा जाता है कि मलिक काफूर इतना योग्य था कि इसने संपूर्ण दक्षिण भारत के राज्यों को जीतकर अलाउद्दीन के चरणों में डाल दिया। तो ये कुछ अलाउद्दीन के महान सेनापति हैं। इन महान सेनापतियों में ये नुसरत खां, जफर खां, अल्प खां और अलमास बेग, इन लोगों ने उत्तर भारत को विजित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अगर अलाउद्दीन के शासन के अंतर्गत अलाउद्दीन का राज्य विस्तार, साम्राज्य विस्तार अगर हुआ है तो उस साम्राज्य विस्तार के पीछे यही 4 शख्सियत है। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अब हम देखेंगे नक्सल में अलाउद्दीन का विजय अभियान, यानी इसके द्वारा विजित हुए, केवल एक ग्लिम्स में देखेंगे, एक नक्सल में देखेंगे, शॉर्टकट में देखेंगे, बाद में एक एक अभियान पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो देखिए, विजय अभियान। विजय अभियान हम याद रखिएगा, बात तब की करेंगे जब अलाउद्दीन स्वयं सुल्तान बन चुका है। अलाउद्दीन के सुल्तान बनने से पहले भी मंगोलों के आक्रमण हुए हैं, उनकी बात हम पहले वीडियो में कर चुके हैं। अब हम अलाउद्दीन के सुल्तान बनने के बाद के अभियानों पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहला आक्रमण हमको मिलता है गुजरात पर आक्रमण। गुजरात पर आक्रमण, और ये है 1299 में। फिर इसके बाद में एक मिलता है रणथंभौर पर आक्रमण। रणथंभौर पर आक्रमण, और ये जो हुआ है वो 1301 में। फिर इसके बाद में चित्तौड़ या मेवाड़ बोलते हैं, तो चित्तौड़ पर आक्रमण, ये 1303 में है। इसके बाद में मालवा पर आक्रमण। मालवा पर आक्रमण, ये 1305 में है। इसके बाद में देवगिरी पर आक्रमण, ये 1306
7। इसके बाद में सिवाना पर आक्रमण, ये 1308 में। इसके बाद में वारंगल पर आक्रमण 1309 में। फिर है होयसल पर आक्रमण, होयसल पर आक्रमण, ये 1310 में। फिर 1311 में मदुरा पर आक्रमण, और 1311 में ही जालौर पर आक्रमण। ये इसके द्वारा किए गए कुछ आक्रमणों की सूची है, जिसे मैंने एक संक्षेप में आपके सामने रखा है। आप जानते हैं गुजरात का शासक कौन है? तो यहां पर शासक होगा कर्ण सिंह बघेल। यहां शासक कौन है? शासक है कर्ण सिंह बघेल। इसी कर्ण सिंह बघेल की पत्नी कमला देवी को कैद कर लिया जाएगा और अलाउद्दीन उसे अपनी मुख्य रानी बनाएगा, और उसी से एक पुत्र पैदा होगा जिसे खिज्र खां के नाम से जाना जाएगा। रणथंभौर यहाँ का जो शासक है वो हम्मीर देव है। हम्मीर देव चौहान शासक है। चित्तौड़ यहाँ का शासक है रतन सिंह। मालवा का शासक है महालक। देवगिरी का शासक है रामचंद्र देव। शिवाना का शासक है शीतल देव। वारंगल का है, देखिए वारंगल में कौन है तो आपको पता होना चाहिए। यहां पर जो शासन कर रहे थे उनका नाम आता है, आई थिंक कुछ दिमाग से उतर रहा। देखिए यहां पर देख लेते हैं, यहां पांड्य शासक है, पांड्य शासक वीर पांड्य और सुंदर पांड्य हैं। जालौर में जो है वो कौन है तो कान्हड़ देव सोनगरा है, कान्हड़ देव सोनगरा। और आई थिंक यहां पर वीर वल्लाल है। कौन है? वीर वल्लाल। एक बार रेफर कर लेंगे, वीर वल्लाल। तो ये एक हमने चार्ट के रूप में अभियान को दिखाया है। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट वीडियो में प्रत्येक अभियान को विस्तार से उस पर हम चर्चा करेंगे, और अलाउद्दीन की तरफ से उस अभियान में सैन्य कमांडर कौन होगा, किसके अगेंस्ट में किया जाएगा, उस अभियान का कारण क्या है, मुख्य कारण क्या है, गौड़ कारण क्या है, और उसका परिणाम क्या है, इन तमाम बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। वीडियो अत्यधिक लंबा ना हो जाए इसलिए मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम दे रहा हूं, और आपसे एक रिक्वेस्ट कि अगर आपको इंफॉर्मेशन अच्छी लग रही है तो आप इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आपके द्वारा किया गया एक लाइक और सब्सक्राइब ही हमारी मेहनत का फल है। हमें इससे मनोबल हमारा बढ़ता है और आपके लिए और ज्यादा मेहनत करने के लिए हम उत्सुक रहेंगे। तो आशा करते हैं कि आप लोग शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।